हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद वीरू पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत की प्रमुख मिट्टियों के बारे में कि कौन कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है और किस मिट्टी का किस क्षेत्र में कहाँ तक विस्तार है। उन सभी पॉइंटों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इसमें एक एक पॉइंट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपका किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो यहाँ से आप ज़रूर कर पाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो सबसे पहले बात आती है कि मृदा कहते किसे हैं और ये है क्या। दोस्तों, मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है और जिसका अर्थ है फर्श यानी धरातल। दोस्तों, लैटिन भाषा में इसका अर्थ निकल के आता है फर्श यानी फ्लोर। अब हम देखते हैं कि फर्श या फ्लोर कहते किसे हैं। तो भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी परत जहाँ पर मृदा पाई जाती है और इसी परत पर पौधों की वृद्धि के लिए जीवाश्म, खनिज, पोषक तत्व, जल आदि यहीं पर प्राप्त होते हैं और इसे ही मृदा या मिट्टी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। वनस्पतियाँ मिट्टी में ह्यूमस या कहें जैविक पदार्थ की मात्रा को निर्धारित करती हैं। तो दोस्तों, अपक्षय व अपरदन के कारण भूपृष्ठ की चट्टानें टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती हैं। और बात करें कि ह्यूमस किसे कहते हैं, इसमें वनस्पति और जीव जंतुओं के सड़े गले अंश मिले होते हैं जिसे ह्यूमस या जैविक पदार्थ के नाम से जानते हैं और यही ह्यूमस मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है। इसी कारण मृदा निर्माण की प्रक्रिया होती है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि मृदा का निर्माण कैसे हुआ है, तो यह अनेक प्रकार के खनिज, पौधों और जीव जंतुओं के अवशेषों से मिट्टी या मृदा का निर्माण हुआ है और यह परत पौधों की वृद्धि और फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, इसी मृदा निर्माण की प्रक्रिया को मृदा जनन भी कहते हैं और मृदा जनन एक जटिल और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो दोस्तों, आप इन सभी पॉइंटों को नोट करते रहेंगे क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधों की वृद्धि के लिए कितने pH मान वाली मृदा चाहिए होती है। तो आप बताएंगे कि पौधों की वृद्धि के लिए सामान्यतः 6 से 7 pH मान वाली मृदा चाहिए होती है। नेक्स्ट हेडिंग है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली। तो अब आगे हम देखते हैं मिट्टियों का वर्गीकरण। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सन 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई और यहीं पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारत की मिट्टियों का विभाजन 8 प्रकार से किया गया। तो कौन कौन सी हैं मिट्टियाँ और कितने प्रकार किए गए, देखते हैं। नंबर 1, जलोढ़ मृदा, जिसे कांप मृदा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा काली मृदा, जिसे रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। नंबर 3 है लाल मृदा। नंबर 4 की बात करें तो 4 है लेटेराइट मृदा। नंबर 5 की बात करें तो 5 पे आता है पर्वतीय मृदा। 6 की बात करें तो 6 नंबर पर आता है शुष्क या कहें तो मरुस्थलीय मृदा। 7 नंबर पे आता है लवणीय मृदा। लवणीय मृदा को क्षारीय मृदा भी कहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट मृदा है पीट मृदा, इसे दलदली मृदा के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मिट्टी का 8 प्रकार से विभाजन किया गया है। आपने सारे प्रकार जाने और हम इन सभी मिट्टियों को विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, विस्तार से पढ़ने के लिए हमारी वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए पूरी क्लास, तभी आपको समझ में आएगा कि मिट्टी क्या है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो देख ली तो निश्चित ही आपके मिट्टी से परीक्षा में बनने वाले कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे क्योंकि यहाँ से आपको यूपीएससी लेवल तक के क्वेश्चन कवर करवाए जाएंगे क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनते हैं हमने वो सारा कंटेंट उठाया है कि जहाँ जहाँ से क्वेश्चन अभी तक बने हैं। तो दोस्तों, आप हमारे साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नंबर 1, जलोढ़ मृदा। तो दोस्तों, जलोढ़ मृदा के विस्तार की बात करें तो
यह भारत के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्रों पर पाई जाने वाली मृदा है, जो देश के कुल क्षेत्रफल के 43.4% भागों पर इसका विस्तार देखने को मिलता है। दोस्तों, जलोढ़ मृदा हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से बनी होती है, जिसे कछारी मिट्टी भी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखें कि भारत के उत्तरी मैदान में जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विकास हुआ है। इसके अतिरिक्त तटीय मैदान एवं प्रायद्वीपीय भारत के नदी बेसिन एवं डेल्टाई भागों में भी ये मिट्टी पाई जाती है। जैसे ये पंजाब से लेकर असम तक विशाल मैदानों के साथ साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों की घाटियों एवं केरल के निकटवर्ती भागों में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आप सभी पॉइंटों को नोट करते रहेंगे कि कौन सी मृदा का कहाँ कहाँ तक विस्तार पाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कि भूगर्भिक संरचना और संगठन के आधार पर इसे बागर और खादर में वर्गीकृत किया गया है, यानी जलोढ़ मृदा को 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 हम बात करते हैं बागर मृदा। दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं प्राचीन जलोढ़ को बागर मृदा कहते हैं, जिसमें कंकड़ व कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है। और इसके रंग की बात करें तो इसका रंग काला या भूरा होता है। और इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार नदी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान मिट्टी की नवीन परत का जमाव होता है। और ये खादर मिट्टी से लगभग 30 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट टाइप की बात करें तो नेक्स्ट है खादर। दोस्तों, यह एक नवीन जलोढ़ मिट्टी है जिसे खादर कहते हैं, और यह प्रत्येक साल बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टियाँ होती हैं, और यह बागर की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टियों में पोटास, फास्फोरस, चूना व कार्बनिक तत्वों की प्रचुरता पाई जाती है, परंतु इसमें नाइट्रोजन व ह्यूमस की कमी भी पाई जाती है। और बात करें इस प्रकार की जलोढ़ मिट्टी की उर्वरता अधिक होती है, और ये मिट्टी धान, गेहूँ, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मृदा मानी जाती है। तो दोस्तों, आप इन सभी पॉइंटों को नोट करते रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं काली मृदा। दोस्तों, काली मृदा को हम रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं कि भारत में काली मृदा का निर्माण कैसे हुआ। तो ज्वालामुखी के विस्फोट से निकले लावा के ठंडे होने के उपरांत बेसाल्ट के अपक्षय व अपरदन से काली मृदा का निर्माण हुआ है, और इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय रूप से इसे चरणोजम या कहें उष्णकटिबंधीय चरणोजम भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके रंग की बात करें तो इसका रंग काला या भूरा होता है, और काली मृदा को कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त या कहें बहुत ही उपयोगी मिट्टी माना जाता है, और इसी कारण इसे कपासी मृदा भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यह मिट्टी 12 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री से 80 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु तक यह मृदा पाई जाती है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका विस्तार लगभग कितना है। तो इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर है, और इस मिट्टी में लोहा, चूना, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रचुर मात्रा में होता है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास व कार्बनिक तत्वों की इसमें कमी पाई जाती है। दोस्तों, इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। यहाँ से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि काली मृदा को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे काली मृदा को कपासी मृदा या रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि इसमें नमी धारण की क्षमता अधिक होती है, क्योंकि गीली होने पर चिपचिपी व सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं।
दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बनता है कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी कौन सी है, तो आप बताएंगे काली मृदा या कपासी मृदा को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। दोस्तों इसमें कपास, मोटे अनाज, तिलहन, सूर्यमुखी, अंडी, सब्जियां, खट्टे फल आदि फसलों की कृषि इस मृदा में की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 3, लाल मिट्टी। इसके निर्माण की बात करें तो इस मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन व वियोजन से होता है और इसमें लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, परंतु जल के अंदर यह पीली दिखाई देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यह अधिक निच्छालित मिट्टी है, जहाँ पर यह सतह में इसका रंग लाल होता है व नीचे जाने पर इसका रंग पीला हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि इस मिट्टी का विस्तार कहाँ तक होता है, तो दोस्तों इस मिट्टी का विस्तार लगभग 5.18 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है और गहरे भूभागों में यह मिट्टी दोमट प्रकार की होती है। दोस्तों यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, इसलिए यह अपेक्षानुसार कम उपजाऊ होती है और इस मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों इस मिट्टी में सिंचाई की अधिकता इसलिए होती है क्योंकि यह मुख्यतः प्रायद्वीपीय क्षेत्र जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग जैसे छत्तीसगढ़ व ओडिशा तथा झारखंड, पश्चिम बंगाल, दक्षिणी उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में ये पाई जाती है। दोस्तों इसमें बाजरा, मूंगफली, आलू, चावल, रागी, तंबाकू और सब्जियों की खेती की जाती है, परंतु इसमें फास्फोरिक अम्ल, कार्बनिक तत्व, जैविक पदार्थ, चूना व नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है और लौह तत्व की प्रचुरता होती है। तो दोस्तों आप इन सभी पॉइंटों को नोट करते रहेंगे क्योंकि यह एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से हर एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन बनते ही हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, लेटेराइट मृदा। तो हम बात करते हैं लेटेराइट मिट्टी की। दोस्तों लेटेराइट प्रकार की मृदाओं का अध्ययन सर्वप्रथम एफ बुकानन द्वारा 1905 में किया गया और इस मिट्टी का विस्तार की बात करें तो इस मिट्टी का विस्तार 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यह मृदा प्रायद्वीपीय भारत के पठारों के ऊपरी भागों में विकसित हुई है। नेक्स्ट हम देखते हैं 200 सेंटीमीटर या अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चूना व सिलिका के नीलाक्षण से इसकी उत्पत्ति हुई है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि यह मृदा भीगने पर कोमल तथा सूखने पर कठोर व कटीली हो जाती है और यह सामान्यतः झाड़ व चारागाह का क्षेत्र है। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि इसमें उर्वरक का प्रयोग करके चावल, रागी, काजू आदि की उपज भी की जाती है। दोस्तों इस मिट्टी के रंग की बात करें तो इस मिट्टी का रंग लाल लौह ऑक्साइड व एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता के कारण इसका रंग लाल होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटास, चूना आदि कार्बनिक तत्वों की कमी मिलती है और ये मिट्टियाँ पूर्वी घाट के राजमहल पहाड़ियों जैसे सतपुड़ा, असम तथा मेघालय की पहाड़ियों के शिखरों पर इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो दोस्तों अभी हमने जाना लेटेराइट मिट्टी। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं नंबर 5, पर्वतीय मिट्टी। दोस्तों इस मिट्टी को बनीय मृदा भी कहते हैं और इसके विस्तार की बात करें तो यह मृदा 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है
और ये मृदाएं हिमालय की घाटियों से ढलानों पर 2700 से 3000 मीटर की ऊंचाई के भागों पर ये मृदाएं पाई जाती हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि जलवायु व पारिस्थितिकी के अनुसार इन मिट्टियों की प्रकृति में विभिन्नता देखने को मिलती है और इस मिट्टी को निर्माणाधीन मिट्टी भी कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है कि ह्यूमस की अधिकता के कारण इस मिट्टी का गुण अम्लीय होता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि पर्वतीय मिट्टी का रंग कैसा होता है, तो इसके रंग की बात करें तो इसका रंग गहरा भूरा होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि इस मिट्टी में कृषि करने के लिए खाद या कहें उर्वरक डालने की आवश्यकता होती है और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में ह्यूमस अधिक होता है और ऐसे क्षेत्रों में चाय, कॉफ़ी, मसाले एवं उष्णकटिबंधीय फलों की खेती की जाती है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, मणिपुर, जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फलों व गेहूँ, मक्का, जौ की खेती के लिए यह मिट्टी उपयोगी मानी जाती है और बनिए मिट्टियों में पोटास, फास्फोरस व चूने की कमी पाई जाती है। तो दोस्तों हमने देखा पर्वतीय मिट्टी कि इसमें कैसे कैसे क्या मिलता है, कहाँ तक इसका विस्तार पाया जाता है और किन किन क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नंबर 6, शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी। दोस्तों इन मिट्टी की बात करें तो ये मिट्टियाँ शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में अरावली पर्वत और सिंधु घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्रों में, विशेषतः पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर तक इसका विस्तार देखने को मिलता है और ज्वार जैसे मोटे अनाजों के लिए यह मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है और इन मिट्टियों में घुलनशील लवण एवं फास्फोरस की मात्रा अत्यधिक होती है, जबकि कार्बनिक तत्वों एवं नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। तो दोस्तों ये रही शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी। अब नेक्स्ट मिट्टी है नंबर 7, लवणीय व क्षारीय मिट्टी। दोस्तों इस मिट्टी की बात करें तो यह एक अंतः क्षेत्रीय मिट्टी है जिसका विस्तार सभी जलवायु प्रदेशों में है। जैसे यह मिट्टी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के शुष्क व अर्धशुष्क प्रदेशों में 1.70 लाख वर्ग किलोमीटर पर इसका विस्तार देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सोडियम व मैग्नीशियम की प्रचुरता के कारण यह मिट्टी लवणीय तथा कैल्शियम व पोटेशियम के कारण क्षारीय हो गई है और ये मिट्टी खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है। इनका स्थानीय नाम कौन कौन से हैं तो देखते हैं। इनका स्थानीय नाम क्या है, रेह, कल्लर, रकार, ऊसर, कर्ल, चौपेन आदि नामों से इसे जानते हैं। दोस्तों इसमें देखते हैं कि इसमें चावल, गन्ना, कपास, गेहूँ आदि की उपज के लिए यह मिट्टी बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8, पीट एवं दलदली मिट्टी। दोस्तों इस मिट्टी के निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण अत्यधिक आर्द्रता वाली दशाओं में बड़ी मात्रा में कार्बनिक तत्वों के जमाव के कारण होता है और इसमें घुलनशील लवणों की मात्रा पाई जाती है, परंतु फास्फोरस व पोटास का अभाव होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गीली मिट्टी ज़्यादातर धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है और इसमें धान उगाया भी जाता है, लेकिन यह मिट्टी खेती के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसका रंग कैसा होता है। तो दोस्तों इसका रंग नीला होता है। इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा 40 से 50% होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय मिट्टियों में सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास की कमी को पूरा करने के लिए
कार्बनिक खादों व उर्वरकों को डालकर इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। दोस्तों, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ से मिट्टी की खराब गुणवत्ता की जांच करने के लिए और कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। और इस योजना का ध्येय वाक्य क्या था? कभी कभी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के द्वारा जो ध्येय वाक्य दिया गया था वो पूछ लिया जाता है। तो इसका ध्येय वाक्य है स्वस्थ धरा खेत हरा, यानी जब हमारी धरती स्वस्थ होगी तो हमें अनाज भी उसी तरह से हरा भरा मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी भारत की सभी प्रकार की मिट्टियाँ। तो भारत की मिट्टियों को 8 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सी थी, आपने सभी के बारे में विस्तार से जाना। तो दोस्तों, आज की ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि ये यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन को भी कवर कर रही है क्लास, क्योंकि यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है आपसे। क्योंकि मिट्टियों से जो भी क्वेश्चन बनते थे लगभग मैंने सभी पॉइंटों को यहाँ पर उठाया है और उनकी विस्तार से चर्चा की है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।